हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में DSSB, NVS, KVS में पूछे जाने वाला, साथ ही अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनी सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में मनी सप्लाई किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, साथ ही कुछ टर्म्स हैं M0, M1, M2, M3, M4 जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी से रिलेटेड ये हमारी पूरी वीडियो रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा वादा है आपसे कम मनी सप्लाई से रिलेटेड, और ये जो टर्मिनोलॉजीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं M0 से M4 से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे और आपका 1 मार्क यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स मनी सप्लाई की। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है? The total stock of money in circulation among the public at a particular point of time is called money supply। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब टोटल स्टॉक, जितने टोटल स्टॉक ऑफ मनी है सर्कुलेशन में, ठीक है, अमंग द पब्लिक के सर्कुलेशन में जितना पैसा रहेगा आप उसको मनी सप्लाई करोगे। मतलब जो लोग हैं, हम आम जनता जो है, आम जनता के पास जितने भी पैसे हैं और वो पैसा सर्कुलेशन में है, आप उसको क्या बोलोगे? मनी सप्लाई बोलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखते हैं। इट नीड्स टू बी नोटिस दैट टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल सप्लाई ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक है, आपको ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी और टोटल सप्लाई ऑफ मनी, ये दोनों जो है ये बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल स्टॉक और यहाँ पे देखिए टोटल सप्लाई, ये दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इज ओनली दैट अ स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये जो लिखा है, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक अपनी भाषा में बात समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मनी सप्लाई की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जो भी आपने पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल स्टॉक ऑफ मनी की, टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है, आप जैसे वर्ड से समझ सकते हैं। टोटल मतलब क्या? ओवरऑल, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी नीचा नहीं है, ना हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, ना ही हम कोई चीज़ स्किप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। टोटल मतलब ओवरऑल, टोटल। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको 1 2 3 4, अब मैं बोल दूँ यहाँ पे कितनी डंडियाँ हैं, अब क्या बोलोगे? 4 बोलोगे। टोटल नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि ये दादाजी की डंडी है, अब दादाजी बूढ़े हो गए हैं तो इसकी इनकी ज़रूरत है, तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको नहीं गिनते, ऐसा नहीं। टोटल 4 है तो टोटल 4 ही बोलोगे। आई बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल स्टॉक की बात हो रही है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे टोटल ही बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बात करते हैं हम टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी में क्या होता है कि जितना भी पब्लिक का पैसा रहेगा, ठीक है, जितनी भी जो है पब्लिक का पैसा रहेगा, तो पब्लिक का पैसा, ठीक है, हमारे जितनी पब्लिक का पैसा है, साथ में जो है हमारा RBI का पैसा, ठीक है, RBI के पास जितना पैसा है और गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है, मतलब एक इकोनॉमी में टोटल के बारे में मैंने आपको बताया ना कि आप टोटल में ये नहीं बोल सकते कि यार ये दादाजी का डंडी है तो इनको थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दे दो, है ना, या फिर 4 ही सीट है तो चलो 1 सीट हम जनरल वालों को देते हैं, 1 सीट OBC को देते हैं, और फिर 1 सीट दे देते हैं SC को देते हैं, 1 सीट ST को देते हैं, और बोल देते हैं यार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नहीं है भाई, किधर इक्वल अपॉर्चुनिटी? ठीक है, तो मतलब ये बात होती है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल की जब बात हो रही है तो टोटल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, टोटल में ऐसा नहीं होता। टोटल में क्या होता है, अगर कोई आपको टोटल बोल रहा है इकोनॉमिक्स में, तो जब टोटल बोल रहा है यहाँ पे टोटल का मतलब सच में पूरा टोटल होता है। मतलब ये 4 सीट है तो चारों में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको यहाँ पे मिलेगा सीट, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टोटल की बात है। तो टोटल यहाँ पे स्टॉक ऑफ मनी का मतलब होता है कि जितना मार्केट में मनी उपलब्ध है, चाहे वो मनी आम जनता के पास हो, चाहे वो मनी किसी नेता के पास हो, चाहे वो मनी गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो मनी किसी IAS अफसर के पास हो, चाहे वो मनी RBI के पास हो, सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी का मतलब होता है, देखें यहाँ पे पब्लिक का पैसा, साथ में RBI ने जितने भी पैसे अपने पास रखे हुए हैं सब कुछ इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट के पास जितने पैसे हैं सब कुछ इंक्लूड होगा। मतलब तीनों पैसों को मिला दो तो स्टॉक जो है टोटल स्टॉक ऑफ मनी यहाँ पे काउंट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है टोटल स्टॉक ऑफ मनी, है ना? क्लियर है तो एक थम्स अप का बटन बताइए, थम्स अप कीजिए कमेंट में कि हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये बात रही। अब देखो, अब एक टर्म मैं आपको समझाती हूँ मनी सप्लाई का। ठीक है, क्या समझाती हूँ मैं आपको? मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई क्या होता है? देखो, मनी सप्लाई क्या होता है? वो पैसा जो पब्लिक के पास है,
ठीक है। जो पैसा पब्लिक के पास है आप उसको मनी सप्लाई बोलोगे। मतलब ये देखा ना आपने, क्या देखा, सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक ओनली, पब्लिक के जो सर्कुलेशन में पैसा है, मतलब जो पैसा पब्लिक के पास है। इसको मैं आपको कैसे समझाऊँ, ऐसे समझाती हूँ। देखो कि जैसे मान लो कि आपके जो है घर के, मान लो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आपके पापा हो गए, ठीक है, ये आपके पापा हैं, ये आपके मम्मी हैं, और ये आपका ब्रदर है, ये आपके सिस्टर है, ठीक है। मान लो किसी दिन आप बीमार पड़ गए, फॉर एग्जांपल आपको जो है बहुत स्ट्रेस हो गया एग्जाम का और आप बीमार पड़ गए, चक्कर वक्कर खा के गिर गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको हॉस्पिटल ले जाना है। तो अब जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या लगेगा, सबसे पहले कोई गाड़ी लेगी, आपकी खुद की घर की गाड़ी है तो वेल एंड गुड। मान लो अगर खुद की भी घर की गाड़ी है तो मान लो उसमें पेट्रोल नहीं है, ठीक है, या फिर मान लो नई गाड़ी है तो आपको बुक करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन बुक करो या फिर आप आसपास के कहीं से भी लेके आओ, रिक्शा ऑटो कार जो भी है, ठीक है, आप लेके आए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये चार, देखो मैं चार लोग एग्जांपल ये देख रही हूँ, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हमें अपने परिवार से सीखनी चाहिए, तो यही पब्लिक है, यही आम जनता है, आपके लिए तो यही लोग इंपॉर्टेंट है ना भाई, है ना, तो यही लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो आपको गाड़ी में पेट्रोल डाला हो, चाहे आप कोई भी रेंट पे आप कोई भी व्हीकल लेके आए हो, आप क्या करोगे, उसको अपने पास से पैसा दोगे। ऐसा नहीं करोगे ना कि भाई आपकी तबीयत खराब हो गई, आप चक्कर गए, गिर गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई गए आप जाके बैंक से पैसा निकाल के लाया तब जाके रिक्शा बुक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इन चारों के पास जो भी अपनी सेविंग्स होगी, जैसे भी इन्होंने सेविंग्स की होगी, वही पैसा यूज़ करेंगे उस वक्त, और यही आपको हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे, वो भी अपने ही पैसे से। मतलब क्या हुआ, मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ हुआ, सबसे पहले पब्लिक, यानी पब्लिक मतलब क्या, ये आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, ये यही काम आने वाले हैं, इन्हीं का पैसा काम आने वाला है। तो मनी सप्लाई मतलब क्या, इन्हीं का मनी जो है वो सबसे पहले सर्कुलेशन में आया, सबसे पहले इन्हीं के मनी सप्लाई हुआ आपको बचाने के लिए, चाहे वो यहाँ हो या हॉस्पिटल में पहले किस्त भरना हो। आई बात समझ में, आप तुरंत जाएंगे, तुरंत बोलेंगे ये मेडिसिन लेके आओ, इनके जो पास में पैसा रहेगा वही पैसा उसको सर्कुलेशन में आएगा, उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। मतलब जो पैसा आपके लोगों के पास, मतलब हम लोगों के पास, मतलब जनता के पास जो पैसा रहेगी और वो सर्कुलेशन में रहेगी, आप उसको बोलोगे मनी सप्लाई। कहो क्लियर है बात, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व द करेंसी प्रिंटेड और मनी इन द डिपॉजिट अकाउंट्स एंड द फॉर्म अदर लिक्विड एसेट। बिल्कुल ठीक बात है। क्या बात है कि सर्कुलेटिंग अमाउंट क्या, जो भी करेंसी आपके पास है, जो भी प्रिंटेड नोट्स आपके पास है, कॉइन्स आपके पास है, या मनी इन डिपॉजिटेड अकाउंट, वो अभी किस फॉर्म में कि आप उसको निकाल सकते हो, आपने एफडी नहीं किया हुआ है। मैं बोलूँगी मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत अभी कभी पैसा चाहिए, ठीक है, तो अगर आप मान लो मैंने 1 करोड़ की आप एफडी करा हुई है, आप 1 करोड़ की एफडी लेने जाओगे ना, आपको तुरंत नहीं मिलेगा बैंक में। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक की भी अपनी एक लिमिटेशन है ना भाई। एफडी मतलब क्या होता है, एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट पे आपने पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब मान लो फिक्स डिपॉजिट मतलब कि फिक्स्ड पीरियड टाइम के लिए, है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 साल के लिए एफडी कराई हुई है, तो जो बैंक वाला है वो इस बात से निश्चिंत है कि आप 1 करोड़ रुपया उसके पास 2 साल के लिए रखे हो, तो ये भी क्या करेगा, किसी और के पास ये पैसा दे देगा 2 साल के लिए। कि मान लो उसने मिस्टर ए के पास दे दिया 2 साल के लिए, आपने बैंक के पास दिया, बैंक ने मिस्टर ए के पास दिया, तो मिस्टर ए जो है वो बैंक को जो है 10% का जो है इंटरेस्ट देंगे, और बैंक जो है आपको 5% का इंटरेस्ट देगी, 5% बीच का बैंक खाली। तो ये भी अपने पास तो पैसा नहीं रखेगी ना, ये किसी और को दोगी। अब आप जाके तुरंत बैंक को बोलोगे कि भाई मुझे तो आप पैसा दे दो मेरा 1 करोड़, और तुरंत के तुरंत कहाँ ला के देगी, उसने तो किसी और को दे रखा है ना, तो बोलेगी ठीक है भाई रुको मैं इंतजाम कुछ करता हूँ। आई बात समझ में, तो तुरंत के तुरंत नहीं देगी। हाँ, अगर कुछ पैसा हो तो बैंक जो है अपने पास कुछ पैसा रखती है, कुछ लिक्विडिटी अमाउंट अपने पास रखती है। अगर छोटा मोटा पैसा हो, लाइक मान लो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख तक पैसा हो, तो वो आपको दे सकती है। लेकिन 1 करोड़ तुरंत के तुरंत, वो मान लो बैंक के पास एक ही आप ही कस्टमर नहीं हो ना, मान लो उसके 1 करोड़ उसके फंड में पैसा हो भी, तो सिर्फ आप ही कस्टमर नहीं हो, मान लो उसके एक बैंक का तो एक ही कस्टमर नहीं होता ना, उसके 50-100 और भी कस्टमर है, वो थोड़ा बहुत पैसा निकालने आएंगे, तो सारा पैसा आप ही को दे देगा, तो उनको क्या देगा, तो बैंक तो बिल्कुल खाली हो जाएगा ना उस दिन के लिए। तो इसलिए बैंक ऐसा काम नहीं करता, आपको तुरंत पैसा नहीं देगा, तो तुरंत आपके पास वो पैसा आएगा भी नहीं, ठीक है। तो वो ऐसा पैसा, मान लो वही पैसा अगर आपने दूसरे बैंक में रखा है, जैसे आपने फिक्स नहीं कर रखा, ऐसे ही आपके जो है वो सेविंग अकाउंट में वो पैसा पड़ा है, तो जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो बैंक मान के चलता है कि अगर मेरे सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, या फिर मेरे करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, तो मैं 1 करोड़ रुपया कभी भी निकाल सकती हूँ। तो ये वो पैसा कहीं भी नहीं देगा, आप जब मर्जी करे, जहाँ मर्जी करे, वहाँ आप 1 करोड़ रुपया निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में, तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व द करेंसी प्रिंटेड और मनी इन द डिपॉजिट अकाउंट, आपके जो भी अकाउंट में पैसे हैं वो भी जो आप तुरंत निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड एसेट। इसलिए बोलते हैं लिक्विड एसेट मतलब जब आपको ज़रूरत है तुरंत उसी वक्त वो पैसे आपको काम आ जाए तो ही लिक्विड एसेट हुआ, नहीं तो लिक्विड एसेट नहीं हुआ, ठीक है। RBI पब्लिश फिगर्स फॉर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, और इससे भी पूछा जाता है कि M1 मतलब क्या, M2 M3 M4 मतलब क्या होता है, इसमें एक MO भी होता है, वो भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये होता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की। देखो M1 को है ना, M1 को नैरो मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है। नैरो मनी बोलते हैं किसको? M1 को नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है। तो नैरो मनी मतलब क्या? सबसे पहले आता है M1, ठीक है। M1 मतलब क्या? नैरो मनी। तो नैरो मतलब मनी क्या? कोई भी चीज़ जो छोटे लेवल पे हो। नैरो मतलब क्या? कोई भी चीज़ जो छोटे लेवल पे हो। M1 मतलब 1 मतलब पहला होता है ना, पहला बच्चा पहली क्लास में जाता है, छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, 10th क्लास में जाएगा। ऐसे मान लो पहली क्लास में क्या छोटी सी चीज़ें सीखेगा, सेकंड क्लास में क्या M2 में क्या थोड़ा डिफिकल्ट होगा, M3 में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, M4 में उससे भी ज़्यादा, ठीक है। इस तरह के सीक्वेंस बढ़ता रहता है। कभी बच्चा पहली क्लास में गया है, M1 में गया है, ठीक है। आप अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स सीखोगे ना, पहले ही बहुत नहीं सिखाऊंगी, है ना। तो M1 में मान लो आप गए, M1 में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा कि M1 में क्या होता है? M1 में होता है कैश करेंसी इन द पब्लिक। यहाँ पे CU मतलब क्या है? कैश करेंसी, ठीक है। तो कैश करेंसी ऑफ पब्लिक मतलब क्या कि हमारे पास, पब्लिक के पास, मैंने आपको भी कंसेप्ट समझाया था ना मनी सप्लाई वाला। तो लोगों के पास जितना पैसा है प्लस DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब वो पैसा जब मैं चाहूँ वो मैं बैंक से निकाल लूँ। मैंने 1 करोड़ रुपया रखा है, किस में रखा है? या तो मैंने उसको सेविंग अकाउंट में रखा है या फिर मैंने उसको करंट अकाउंट में रखा है, ठीक है। आप जब इन्हीं दोनों अकाउंट में रखोगे तो ही आप जब मन करे तब पैसा निकाल सकते हो। इसके अलावा आप फिक्स में रखोगे, सोचोगे कि मुझे 1 करोड़ आज के आज ही मिल जाए, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हो सकता है बैंक बोलेगा ठीक है मैं शाम तक व्यवस्था करता हूँ, कल व्यवस्था करूँगा, तुरंत के तुरंत आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने आपका भी पैसा कहीं थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है आपने ये पैसा रखा होगा तो करंट अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट में, उस बैंक को पता है कि आप कभी भी आके पैसा लेके जा सकते हो, तो वो आपका पैसा कहीं भी नहीं देगा, आपका जब मर्जी वो ले सकते हो। तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? मैं आपके पास पैसा रख रहा हूँ लेकिन जब भी मैं डिमांड करूँ तो मेरा डिपॉजिट किया हुआ पैसा मुझे तुरंत मिलना चाहिए, वैसे पैसे को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो M1 मतलब क्या हुआ? M1 मतलब हुआ कि करेंसी जो है कैश करेंसी मतलब इन पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट को बोलोगे M1। मतलब कैश जितना भी पैसा है हमारे पास, वो साथ में ऐसा पैसा जो डिमांड करके हम तुरंत बैंक के ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों पैसों को मिला दे तो हमारा M1 यहाँ पे बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है? डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ आ रहा है आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं M2 की। अब मेरी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, आप 1 क्लास पास करके कहाँ चले गए? 2 क्लास में चले गए, ठीक है। सेकेंड क्लास में क्या होता है? सेकेंड क्लास में M1 प्लस, ठीक है। आपने M1 को यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली पहली क्लास में जो चीज़ें होती है ना, कुछ ही टॉपिक चेंज होता है, बस कुछ टॉपिक थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एयर चैप्टर आपने EVS पढ़ा फर्स्ट क्लास में, तब सेकंड क्लास में एयर ही पढ़ोगे, बस थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा कुछ चीज़ों में। एयर को थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो M2 की जब बात आएगी तो M1 प्लस कर दोगे। M1 प्लस क्या कर दोगे? M1 प्लस कर दोगे पोस्ट ऑफिस। देखो ये जो चीज़ें कंसेप्ट बने थे ना, बहुत पुराने कंसेप्ट हो गए। उस वक्त पोस्ट ऑफिस की भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, ठीक है। आज के टाइम पे वो बात अलग है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके अभी भी गांव में आप जाओगे ना, गांव में जो महिलाएं हैं या फिर गांव में बहुत लोग अभी भी पोस्ट ऑफिस में पैसे रखते हैं। इवन कई बार तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कीम होती है, गवर्नमेंट स्कीम के अंडर भी आप पैसे रखोगे तो वो भी आप पोस्ट ऑफिस में जाके रख सकते हो। सारे पैसे जो आप बैंक में रखोगे आप पोस्ट ऑफिस में भी रख सकते हो, सेम। इवन पोस्ट ऑफिस तो जो आप होते हो ना, बोलते हो ना, जैसे बैंक में 10 साल के लिए पैसे रख दो तो आपके पैसे डबल कर देगी, 11 साल का रख लेते हो डबल कर देगी, फिर इतना इंटरेस्ट देगी, वो सब पोस्ट ऑफिस भी करता है, सेम फंक्शन करता है, ठीक है। लेकिन आजकल बैंक बहुत पॉपुलराइज हो गए तो पोस्ट ऑफिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर पोस्ट ऑफिस बहुत पहले से चली आ रही है चीज़ है, ठीक है। तो M2 में क्या होगा? M2 में होगा कि M1 प्लस, ठीक है। आप यहाँ पे M1 को जो है M1 को प्लस करोगे, प्लस पोस्ट ऑफिस मतलब M1 से मतलब CO मतलब हमारे पास जितना पैसा है प्लस जितना है बैंक से निकाल सकते हैं वो पैसे। हमने तो पोस्ट ऑफिस में पैसे रखे हैं भाई, हम पुराने ज़माने के लोग, आज के ज़माने के नहीं है, हम जेनजी नहीं है, ठीक है। तो हमने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा हुआ है, तो हमारे पास जो पैसा है वो भी हम निकालेंगे। बैंक में जो हमने पैसा रख रखा है DD के फॉर्म में, वो भी हम पैसा निकालेंगे। प्लस
पोस्ट ऑफिस में जो हम पैसा रख रखे हैं वो भी पैसा को जो हम मिला देंगे, तो जब ये तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तब जो है हमारा M2 कंप्लीट होगा। मतलब M1 में क्या करेंगे, हमारे पास जो पैसा है वो और बैंक से जो हमने डिपॉजिट किया वो सिर्फ 2 पैसे हो गए, लेकिन अब तो सेकंड क्लास में चले गए ना, M2 में चले गए, थोड़ा और पैसा चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, हम पोस्ट ऑफिस पे जाके पैसा निकाल लेंगे। क्लियर है, आ गई समझ में? ठीक है, आ गई। थम्स अप साइन दो, थम्स अप करो सब लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं M3 की बात करते हैं। M3 को पता है आपको, M3 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। ठीक है, ब्रॉड मनी मतलब ऐसा मनी जो बहुत ब्रॉड लेवल पे है। ठीक है, तो M3 मतलब क्या है, देखो M3 में भी M1 हो गया, M1 रहेगा आपका, क्यों, M1 तो वही हो गया ना। M1 मतलब क्या, जो हमारे पास पैसा है जो हम डिमांड डिपॉजिट करके निकालेंगे, तो वो तो पैसा हर जगह रहेगा ना, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये यहाँ पे बात आती है आपकी FD वाली और रिकरिंग अकाउंट वाली। ठीक है, अगर आपने इसमें पैसा रखा है, आपने FD वगैरह में कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, वो पैसा आप बोलोगे कि भाई मेरा जो है अब मेरा काम नहीं चल रहा है। कैसे मेरा काम नहीं चल रहा, अब मेरा काम जो मेरे पास पैसा रखा है उससे, जो मैंने DD में पैसा रखा था उससे, और जो मैंने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा था उससे, इन तीनों से मेरा काम नहीं चल रहा है। अब मैं थोड़ा और बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कहाँ चला गया हूँ, अब मैं 3rd क्लास में चला गया हूँ, अब मैं ब्रॉड हो गया हूँ, अब मुझे और पैसे चाहिए। तो और पैसा कहाँ से लोगे, और पैसा वहाँ से लोगे कि जो मैंने अब FDI में पैसा रखा था ना, मुझे वो भी दे दो। आई बात समझ में? जब M3 में जाओगे तो आप क्या करोगे, M1 का सारा पैसा लोगे ही, साथ ही क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैंने जो भी फिक्स डिपॉजिट कराया था ना, मुझे उसका भी पैसा दो अब। तो वो कहाँ जाएगा, आपका M3 में जाएगा। आई बात समझ में? डेफिनेटली आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा M4 की। M4 में क्या होता है, M4 में होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि M4 में होगा कि M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, कि M3 में जो था वो तो है ही, M3 में क्या था, M1 प्लस जो आपका हो गया ये कमर्शियल बैंक, जो भी आप डिपॉजिट वाला जो पैसा हो गया ना, जो आपने FD करके रखा होगा वो पैसा। अब देखो टाइम डिपॉजिट बोला गया है, ध्यान रखना इस बात को, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए बार बार मैं FD का एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि FD का पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो आपने M3 को ले लिया, मतलब M1 के सारे पैसे मतलब क्या हुआ आपका, कैश करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे कैश करेंसी हो गया, यहाँ पे DD भी हो गया, डिमांड डिपॉजिट, और साथ में आपका नेट टाइम मतलब FD वाला पैसा हो गया। मैंने इन सारे पैसों को लेने के बाद अब मैं पोस्ट ऑफिस गई, अब मैंने वहाँ से भी सारे पैसे ले लिए। ठीक है, अब जाके मुझे अच्छा लगा कि अरे वाह, अब तो मैं 4th क्लास में चली गई, अब तो मुझसे तेज कोई है ही नहीं। आजकल देखना 4th क्लास के भी जो बच्चे हैं ना, वो भी सोचते हैं कि उनसे तेज कोई भी नहीं है, बोलते हैं अरे 10th वाले क्या है, मैंने तो ये कर दिया। मतलब इस तरह के स्कूल में आपको चीज़ें देखने मिल जाती हैं, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, या फिर आप सोसाइटी में भी देखोगे बच्चे कुछ नहीं समझते आजकल किसी को भी। ठीक है, तो 4th क्लास में भी समझते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ और मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है ना, तो वो ऐसे समझते हैं। तो आप ऐसे कोलिरेट मतलब अपने आप को थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मतलब M3 भी चाहिए, साथ में उन्होंने जो भी पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर रखे हैं वो भी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करके आपका M4 बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखोगे कि आज के टाइम पे अगर हम टुडे सिनेरियो की बात करें, तो आज के टाइम पे आप एक चीज़ देखोगे, पता है क्या, आज के टाइम पे ये चीज़ देखोगे कि ये जो देखो आपका जो M1 है, ठीक है, M1 इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे वाइड लेवल पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसीलिए M1 अभी बहुत पॉपुलराइज है। ठीक है, यहाँ पे M2 जो है पोस्ट ऑफिस का यूज़ आजकल कम हो गया, पहले तो बहुत था लेकिन अभी यूज़ कम हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा लोग दरकिनार कर देते हैं। ठीक है, अगेन विथ M3 या M3 को भी लोग बहुत पॉपुलराइज हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस है, इसके लिए थोड़ा सा इसको दरकिनार कर देते हैं लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट भी है, ऑब्वियसली कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी भाई किसके पास है, ये तो बैंक के पास ही है ना आज के टाइम पे। तो यानी कि हम बात करें M1 की और हम बात करें यहाँ पे आपका M3 की, तो इन्हीं की लाठी चल रही है भाई आज के मार्केट में, तो इन्हीं की भैंस है। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इन्हीं दोनों को बहुत मतलब कंसिडर करती है, इन्हीं दोनों की बात करती है। बाकी आजकल M2 की बात करें, M4 की बात करिए, कहीं से गुम ही हो गए हैं। तो अभी आज के सिनेरियो की बात करें, टुडे सिनेरियो की, तो M1 और जो है आपका M3 ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हैं, बाकी जो है M2 और M4 इतने ज़्यादा जो है पॉपुलराइज नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे देखो CU इज करेंसी, नोट्स प्लस कॉइन्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया। पब्लिक एंड DD इज डिमांड डिपॉजिट, ये तो कमर्शियल बैंक, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया पहले, एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको ये बात बताई कि M1 और M2 क्या है, ये आपके नैरो मनी है, और M3 और M4 क्या है, आपका ब्रॉड मनी है, ठीक है। क्योंकि आप छोटे थे, यहाँ पे आप बड़े हो गए, सीधी सी बात है, ठीक है। दीज ग्रेडेशन आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए M1 इज मोस्ट लिक्विड एंड ईजियर फॉर द ट्रांजेक्शन, वेयर एज M4 इज लीस्ट लिक्विड ऑफ ऑल। ऑब्वियसली क्योंकि M1 में क्या है, जो हमारे पास पैसा है वो, और जो हम तुरंत निकाल सकते हैं, है ना, मतलब डिमांड करके निकाल सकते हैं वो, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है। साथ में M3 क्यों बोल रहे हैं, M3 जो है वो M4 बहुत डिफिकल्ट है। क्यों M3 और M4 डिफिकल्ट, मतलब आपका M4 क्यों डिफिकल्ट है, यहाँ पे M3 में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि M4 का था ना, क्या था, M3 इसमें ऐड था ना। तो M3 मतलब आप डिपॉजिट वाला पैसा निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था ना कि टाइम डिपॉजिट वाला पैसे तुरंत निकालोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। बोलेगा ना बैंक भाई 1 करोड़ रुपया आप एक ही दिन में कहाँ से दे दूँ मैं आपको, टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। साथ में आपने जो यहाँ पे जो है बैंक पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालोगे, इसमें भी टाइम लगेगा। तो ये दोनों टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए जो है यहाँ पे आपको बोला गया है कि M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है और M1 जो है आपका ईजियर प्रोसेस है। क्लियर रही बात, आ गई बात समझ में, ठीक है। M3 इज मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सप्लाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों M3, क्यों, क्योंकि भाई नैरो मनी हम M1 का यूज़ करते हैं, और टाइम डिपॉजिट जो बहुत आजकल बहुत वाइडली यूज हो रहा है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी सोर्सेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आज आपको बताया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा MO की। MO क्या होता है, देखो मैंने आपको M1 पढ़ा दिया, मैंने आपको M2 पढ़ा दिया, मैंने आपको M3 पढ़ा दिया, मैंने आपको M4 बता दिया, साथ में मैंने आपको टोटल स्टॉक मनी बता दिया, बताया ना, मैंने आपको मनी सप्लाई बता दिया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गया। मैंने आपको नैरो मनी बता दिया, है ना, नैरो मनी बता दिया, साथ में मैंने आपको ब्रॉड मनी भी बता दिया। सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थोड़ा सा MO की। MO भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। MO क्या होता है, MO को हम क्या कहते हैं, इसको हम रिजर्व मनी भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको क्या हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको बेस मनी भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसको बेस मनी भी बोलते हैं, हम इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज है, ठीक है। MO इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे आप देखोगे कि रिजर्व मनी, ठीक है, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, और यहाँ पे मॉनेटरी बेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं MO होता क्या है। बेसिकली MO ये होता है, MO इज ऑल द कैश इन द इकोनॉमी। MO मतलब क्या है, जीरो, मतलब जितनी भी कैश मार्केट में अवेलेबल है, जितने भी कैश इकोनॉमी में अवेलेबल है, आप MO के आगे ये लिख सकते हो, MO इज नोन एज ऑल द कैश इन द इकोनॉमी। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितना कैश अवेलेबल है, ऑल इज कंसिडर्ड विद द MO। आई बात समझ में, सबको आप MO बोलोगे। क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आए होगी चीज़ें, आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा चीज़ें। डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक आपका एक सीट कंफर्म नहीं हो जाता किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तब तक मैं आपके साथ लगी रहूँगी। और आपका एक सीट कंफर्म कराने के बाद ही आप इसी कमेंट बॉक्स में आके बताना कि यस मैम मेरे को एक सीट मिल गई, और आप मुझे कमेंट करके बताना। डेफिनेटली मैं कहती हूँ जब तक आपको एक सीट नहीं मिलेगी, मैं आपके साथ रहूँगी ही रहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं DSSB से रिलेटेड जितनी भी TGT PGT एग्जाम्स है, SSC के एग्जाम्स है, सबको कवर करती हूँ और सभी के क्वेश्चंस लेके आती हूँ, सभी के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में लेके आती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।